हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में। तो इंडिया पॉलिटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, आपका एसएससी, यूपीएससी या फिर पीसीएस, स्टेट पीसीएस या फिर अदर एग्जाम, सभी में इंडियन पॉलिटिक्स से या इंडिया पॉलिटिक्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करूँ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे मतलब काफ़ी डेप्थ से बताना चाहिए तो आप इन द लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं। ओके, और हाँ, चलने मतलब वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ कि कुछ पार्ट्स में एंड कुछ शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट शेड्यूल है वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक इसके अंदर आते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि अगर मुझे किसी भी स्टेट का नाम अगर चेंज करना है, ओके, दैट्स मीन मुझे यूपी का नाम चेंज करना है, कुछ और रखना है, तो इसका मतलब है कि मुझे पार्ट फर्स्ट और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल फर्स्ट जो है वो बोलता है कि इंडिया, दैट्स अ भारत, जो इंडिया जिसको हम भारत के नाम से भी जानते हैं, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो जो है वो एक यूनियन होगा किसका? स्टेट्स का, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब समझिए, देखो यूएसए जो है वो आपका फेडरेशन है किसका? स्टेट्स का। ध्यान रखिएगा, यूएसए जो है वो फेडरेशन है स्टेट्स का। दैट्स मीन जो यूएसए और जो उसके स्टेट्स हैं जैसे कि आपका कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, तो वे स्टेट जो है वो यूएसए के साथ फेडरेशन में, मतलब उनके साथ क्या समझौता है, एक डील है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स है और जो आपका यूनियन मतलब भारत है या इंडिया है, उनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं है। दैट्स मीन वो आपके जो यूनियन है उसका एक पार्ट है। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से जब चाहे वो अलग नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यूएसए के अंदर अगर कोई स्टेट चाहता है तो वो अलग हो सकता है, बिकॉज वो एक फेडरेशन का हिस्सा है। ओके, ये मतलब है इसका। अब आगे समझिए, हमारे जो सेकंड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है आपकी सिटीजनशिप से। ओके, तो सिटीजनशिप में जो आर्टिकल है वो आते हैं 5 से लेके आपके 11, और ये आपका पार्ट सेकंड का हिस्सा है। अगर किसी की भी सिटीजनशिप के बारे में अगर डिस्कस करना हो तो आर्टिकल 5 से लेके हम 11 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल आर्टिकल 9 को ही डिस्कस किया हुआ है, बिकॉज यही आपके लिए मतलब इनफ है। ओके, समझिए, अगर सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति की अगर सिटीजनशिप हो, अगर उसने किसी कंट्री का सिटीजनशिप लिया हुआ है, तो वो इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लाइक अगर हम बात करें अक्षय कुमार ए के, ओके, तो अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप थी। तो जब तक उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी तो इसका मतलब यह है कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं थे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले जो काफ़ी जब उनको ट्रोल किया गया तो उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप को मतलब छोड़कर जो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया। ओके, तो अब वो इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन इससे पहले वे इंडिया के सिटीजन नहीं थे। ओके, वे कनाडा के सिटीजन थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट। आपके जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे वो फंडामेंटल राइट से ही बनने वाले हैं। ओके, तो पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है, एंड यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में होते हैं। ओके, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, 12 एंड 13। ये दोनों आर्टिकल एक तरह से देखें तो अगर आप किसी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें लाइक एसएससी, तो उनमें इन चीज़ों को डिस्कस ज़्यादा नहीं किया जाता। अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 12 बताता है स्टेट्स को, मतलब कहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल होगी या कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करता है स्टेट्स को। तो जो आर्टिकल 13 है वो डिस्कस करता है इनकन्सिस्टेंसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो उसी को ध्यान रखिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। तो जो आर्टिकल 14 है, ओके, एंड आर्टिकल 32, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। ओके, तो ध्यान रखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड होते हैं किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी व्यक्ति को अपना हक होता है क्या? फंडामेंटल राइट्स का। ओके, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि उसके लिए अगर फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके जुडिशियबल हैं। दैट्स मीन आप उनको कोर्ट्स के द्वारा, ओके, मतलब लागू करवा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए किस कोई आपकी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो इन दिस केस आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं एंड कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को रिलीज करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जो राइट्स है,
जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके जुडिशियबल हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, मतलब उसको अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे वो विदाउट इफेक्टिंग, मतलब कुल मिला के जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको विदाउट अफेक्टिंग किए हुए वो किसी भी अमेंडमेंट को आप कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, ये जो केस था ये केशव नंद केस है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार केस भी पूछा जाता है। तो भारतीय केशव नंद केस के अंदर डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है अगर उसको चेंज किया जाता है, दैट्स मीन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका नल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी आर्टिकल को या फिर प्रीवियस किसी भी अमेंडमेंट को चेंज कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो उस पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। ओके, ये जो केस है वो मैंने आपको बताया केशव नंद भारती केस। ओके, तो ध्यान है केशव नंद भारती केस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूछ लिया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो ये आया था आपका केशव नंद भारती केस से। ओके, नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों ही अलग अलग थ्योरी है एंड इनको अलग अलग जगह से लिया गया था। अगर हम बात करें आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ध्यान रखिए, ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी व्यक्ति को, मतलब जो भी है, ओके, वो कानून की नज़रों में क्या समान है, मतलब इक्वल है, बराबर है, कोई भी मतलब ऊंच नीच नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान रखिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ओके, तो इसमें भी ये होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जो आपकी स्पेशल प्रिविलेज के बगैर मतलब उसको ट्रीट किया जाएगा, कौन मतलब आपके लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आर्टिकल 15, अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मतलब कुल मिला के ये है कि आप किसी के भी साथ कोई भी या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई एक मैन है और एक वुमेन है तो उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर या फिर कोई और काइंड का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 वो आपका प्रोहिबिट करता है, ओके, किसको? डिस्क्रिमिनेशन को। तो किसी भी के तरह का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और मे बी आपको याद होगा आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी आर्टिकल 15। अगर आपने वो देखी नहीं तो आपको देखनी चाहिए, मेरे हिसाब से इज़ द बेस्ट मूवी। ओके, तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं माइंड से शायद आपकी क्लियर हो जाए। ओके, नाउ आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट्स मीन सभी को इक्वल अधिकार होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। जैसे कि सपोज करो कि गवर्नमेंट ने एसएससी की वैकेंसी निकाली तो सभी को अधिकार है उसको भरने का, चाहे वो आपका मेल हो, फीमेल हो, या फिर वो यूपी से आता हो, या फिर वो बिहार से आता हो, झारखंड से आता हो, वो किसी भी स्टेट से आए, केरल से आए, वॉट एवर, कोई भी स्टेट से आए, मतलब किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दो तरह की आपको कैसे कह सकते हैं कि दो तरह के रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, एक तो वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। ओके, जैसे कि आपका कास्ट बेसिस रिजर्वेशन एंड दूसरा आपका लाइक जेंडर बेसिस, लाइक फीमेल और मेल्स के बीच में भी आप, ओके, डिसेबिलिटीज के बेस पे भी मतलब कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं रिजर्वेशन होता है। तो ये भी जो रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 16 के अंदर ही डील किया जाता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट्स मीन आप किसी के साथ भी छूत का जो कॉन्सेप्ट था पहले, तो उसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दैट्स मीन आप उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हो? वॉयलेट करो, और इस केस में आपके खिलाफ केस हो सकता है। ओके,
सो कभी भी ऐसा नहीं करना, और करना भी नहीं चाहिए यार, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। नाउ आर्टिकल 18 कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, दैट्स मीन सपोज ये पहले जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ होती थी, राजा महाराजा रखते थे, महाराजा, ओके, या बहुत बड़े बड़े नाम रखते थे अपने नाम के सामने, तो इस तरह के जो टाइटल्स है ओके उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब किसी भी तरह का नहीं होगा। ओके, आर्टिकल 19, ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रोटेक्शन करता है 6 राइट्स को। पहले इसमें ओरिजिनल कितने राइट थे? 7 राइट थे। ओके, तो मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो देखिए पहला राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको राइट होगा आपकी स्पीच का, अपने एक्सप्रेशन का, आप कहीं भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं। राइट टू असेंबल पीस, ओके, आप पीसफुली कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, कहीं भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, ये भी राइट आपका 19 के अंदर आता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन, आप किसी भी तरह की यूनियन या एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, लाइक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रन कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको आप रन कर सकते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट फोर्थ है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी कंट्री, मतलब आप किसी भी स्टेट में या कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं या घूम सकते हैं, ये राइट कौन देता है? फोर्थ। इसी तरह से राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाइए एंड आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। ओके, ये आपको अधिकार देता है आर्टिकल 19 के अंदर 5th पार्ट। ओके, नाउ आर्टिकल 6 क्या करता है? वो प्रैक्टिस, मतलब आप किसी भी तरह के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड कोई भी आपके साथ मतलब किसी भी तरह का भेदभाव या फिर किसी भी तरह की बात नहीं होगी। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड इसके अंदर 7 जो पहले मैं आपको ने बताया कि इसके अंदर पहले 7 मतलब राइट्स आते थे, अब इसमें 6 हो चुके हैं। तो 7 राइट्स में एक सातवां आता था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको यहाँ से अमेंडमेंट 44, ध्यान रखिए, अमेंडमेंट 44 से रिप्लेस करके वो अब अबाउट 300A के अंदर उसको कर दिया गया है। मतलब आर्टिकल जो पहले 19 के अंदर आता था वो 300A के, मतलब उसको फंडामेंटल राइट्स से निकाल के केवल उसको केवल कानूनी मतलब अमला पहनाया, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के और उसको केवल लॉ की प्रोटेक्शन दी है। ओके, उस राइट को, तो वो राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 90 का जो आर्टिकल 19 है उसका हिस्सा नहीं है। ओके, अब वो हिस्सा है आपका 300A का, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नाउ आगे आर्टिकल 20, अगर आर्टिकल 20 की बात करें, ये आपका बात करता है ओके प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कुल मिला के अगर सपोज कीजिए कन्विक्शन का मतलब होता है जैसे मतलब कैद हो जाना हो या कैद करना, तो यहाँ पे आपके 3 ये पॉइंट्स हैं, मैंने इसको केवल लिखा है, इनको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट्स मीन, देखिए ये जो वर्ड्स है ये आपके जो पहले जो ग्रीक्स वर्ड्स होते थे उनके बेस पर है। तो इसमें क्या है कि जो कोई भी पर्सन है ओके उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वो किसी भी लॉ को ब्रेक ना करे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सेकंड, नो डुअल जीरो पैटर्न, दैट्स मीन किसी भी व्यक्ति को एक सपोज कीजिए किसी ने सपोज कीजिए किसी ने कुछ चीज़ चोरी कर लिया एंड चोरी करने के बाद उसको सज़ा मिल गया 6 महीने का, तो इसका मतलब है कि उसको दोबारा से इस केस में सज़ा नहीं मिल सकती। मतलब कुल मिला के नो डबल ज्यूरी पैट्री का मतलब होता है कि किसी को एक ही केस में 2 बार या एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दे सकते। आपको जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा वो लिखा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, दैट्स मीन कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ आई विटनेस नहीं बन सकता। सपोज कीजिए मैंने कोई अपराध किया है एंड मैं कह दूँ कि यस मैंने अपने आप को खुद देखा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ आई विटनेस नहीं बन सकता। नाउ आर्टिकल 21 इज इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब आपको प्रोटेक्शन देता है किसकी? लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी की। दैट्स मीन आपके अंदर लाइफ के अंदर जैसे कि आपको सोना, ओके, आपकी शांति, मतलब आपकी पीस, ओके, या फिर आपको जैसे कि शादी भी एक तरह से ओके आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो बहुत सारे ऐसे इसमें आते हैं मतलब आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ओके, तो ध्यान रखिए आर्टिकल 21 वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ आपके पास आती है ओके
जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के अंदर या फिर अब्रॉड, वो भी क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट्स है अब्रॉड ट्रैवल करना है। ओके, राइट टू फेयर ट्रायल, अगर आपके पास वकील नहीं है, आप वकील ले सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ये सब आपके अधिकार हैं। ओके, तो पर्सनल लिबर्टी और आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एंड ध्यान रखिए, ये जो आर्टिकल 21 है वो दोनों को मतलब अवेलेबल होता है, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, मतलब वो बाहर का अगर व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी होगा। आर्टिकल 21A के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो एजुकेशन एक्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था 1999 का, उसमें क्या बोला था कि जो एजुकेशन है वो सभी का राइट है। ओके, एंड वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ तक की बात की थी, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट उन्होंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज किया, एंड यहाँ पर जो बेसिक राइट है जो एजुकेशन के, वो 8 क्लास तक का मतलब इन्होंने मतलब फ्री एजुकेशन को कराया। तो इसके अकॉर्डिंग है कि जो आर्टिकल 21 है वो प्रोवाइड कराता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान रखिए, आर्टिकल 21 किसको डिस्कस करते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये केवल जो 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, इनकी जो एज है वो 6 ईयर से 14 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और ये जो अमेंडमेंट था वो था 86। तो 86 अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 21 को ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा, और ये किया गया था आपका 2002 में। ओके, नाउ अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार हो गए, वैसे तो सभी अपने अधिकार को जानते हैं इन केस में, तो अधिकार क्या हो गए, जैसे कि आपको इन्फॉर्म करना एंड आपको डिफेंड करना आपके जो आप एडवोकेट्स होते हैं, ओके, उनके थ्रू, तो ये आपका राइट है। ओके, आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने कोई भी लीगल एडवाइजर से। ओके, और हाँ, साथ ही साथ आपका अधिकार होगा कि आपको विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग जर्नी, मतलब कुल मिला के सपोज कीजिए कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है यहाँ से एंड आपको यहाँ पे ले जाया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी उस 24 आवर्स में काउंट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 24 आवर के अंदर आपको जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, यस हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया, और अरेस्ट क्यों किया, इसलिए किया। ओके, तो देन मजिस्ट्रेट डिस्कस मतलब डिसाइड करेगा कि आपको ट्रायल मतलब कुल मिला के जो मजिस्ट्रेट है उसकी कस्टडी में लेना है, या फिर या कह सकते हैं कि आपको रिलीज कर देना। ओके, कुल मिला के वो मजिस्ट्रेट डिस्कस करेगा इसके बारे में। तो नाउ आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 23 डिस्कस करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्थ लेबर। तो कुल मिला के सपोज कीजिए अगर किसी ने किसी भी व्यक्ति को फोर्स मतलब ज़बरदस्ती कोई काम करा रहा है, वो भी क्या उसका ह्यूमन राइट्स, जो उसकी मतलब कुल मिला के जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उनको उनका वायलेशन है। ओके, तो किसी भी तरह की जो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स की या फोर्स लेबर है उसको आप नहीं कर सकते। कई बार हमने देखा है कि क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो अगर आप कभी किसी भी जॉब्स के लिए जाते हैं अप्लाई करते हैं तो उनकी अलग अलग कंडीशन होते हैं, मतलब वे आपसे एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं एंड आपके कहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी रखवा लेते हैं। ओके, तो एक तरह से वो जो आता है वो फोर्स लेबर के अंदर आता है। एंड अगर आप सपोज कीजिए अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर लिया, साइन करने के बाद आपने क्या करा, उसको जॉब को छोड़ दिया, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था, आप उसके बंधुआ नहीं है। अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो फोर्थ लेबर किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं हो सकती। ओके, नाउ आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि ये आपका मतलब सपोज कीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप चाइल्ड को ओके जिसकी एज 14 से कम है उसको अपॉइंट करते हैं किसी भी हार्ड वर्क के लिए, तो आप उसके जो बेसिक राइट्स है या ह्यूमन राइट्स है या उसके फंडामेंटल राइट्स है आप उसको वायलेट कर रहे हो। ओके, तो ऐसा करना भी मत कभी। अगर आपके पास कोई बच्चा है तो आप कभी भी उसको वर्क नहीं देना, मतलब आप उसकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन उसको कभी भी मतलब अपने यहाँ पे वर्क नहीं करना, क्योंकि वो एक तरह से आप उसकी जो बेसिक राइट्स है या ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट करोगे। ओके, आर्टिकल 25 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 25 बोलता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को अपने मतलब जो धर्म है रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, वो फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस को कर सकता, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 को स्पेशली हम डिस्कस करते हैं प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने जो धर्म है उसका प्रचार करना, तो आर्टिकल 25 के अंदर ये आता है।
तो आर्टिकल 26 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 26 बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कुल मिला के आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको फ्रीली मैनेज कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह की मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन करता है तो दैट्स मीन आप उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज वो आपका राइट होगा। नाउ आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। सपोज कीजिए कि आप किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी डोनेशन दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो डोनेशन है वो आपका टैक्स फ्री होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो कुल मिला के सपोज कीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट, मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के फंड से चल रहा है। ओके, सपोज कीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो सकती। अगर वो होती है तो दैट्स मीन वो आर्टिकल 28 का क्या होगा? वायलेशन होगा, एंड ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज जो जो इंडिया है वो आपका एक तरह से सेक्युलर स्टेट है। ओके, मतलब उसको किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी डील आर्टिकल 29। तो आर्टिकल जो 29 है वो डील करता है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी उनके इंटरेस्ट के बारे में। ओके, सपोज कीजिए कि जो माइनॉरिटीज़ हमारे यहाँ पर है, लाइक आपके मुस्लिम, सिख, जैन, तो उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनके बेसिक इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्शन कौन करेगा? आर्टिकल 29। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड आर्टिकल 30 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 30 को आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। आर्टिकल 30 वो डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट्स मीन जो माइनॉरिटीज़ हैं, ओके, वो इस्टेब्लिश कर सकती है एंड रन कर सकती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। लाइक जैसे आपका, जैसे कि कोई मुस्लिम अपने लिए स्पेशली कोई अलग से स्कूल रन करे, जिसको हम बोलते हैं आपका कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल्स, ओके, या कॉलेज, तो वो कर सकता है। वो उसके देर से कह सकते हैं कि बेसिक राइट्स हैं, ओके, या फिर आपका फंडामेंटल राइट्स हैं। तो नाउ आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर किसी भी कंडीशन में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो DR अम्बेडकर है उन्होंने बोला था आर्टिकल 32 के बगैर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका नल है। ओके, कुल मिला के जो आर्टिकल 32 है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, मतलब इसका हार्ट है, सोल है। तो ध्यान रखिए आर्टिकल जो 32 है वो हार्ट और सोल के नाम से भी जाना जाता है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ सपोज कीजिए कि आपके जो आर्टिकल्स, जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं अभी, अगर उनका वायलेशन होता है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं कहाँ पर? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 ऑलरेडी क्या है? आपका एक बेसिक या फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखिए आर्टिकल 32 क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो जहाँ पर आप, जिसके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिकल और है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, 226। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ध्यान रखिए आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट है, बट आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। केवल इतना डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है। अगर आपका वायलेशन होता है कि फंडामेंटल राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। अगर हम फर्स्ट रेट की बात करें, हैबिस कॉर्पस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी जहाँ भी आप अपनी रेट कोड डालोगे, तो वो आपकी जो भी मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? वॉलेट कर रहा है, उसको एक फरमान जारी करेगा, मतलब उनको इशू करेगा क्या, कि अगर आपने किसी भी पर्सन को डिटेन किया है, मतलब उनको पकड़ा हुआ है और उनके फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर रहे हो? वॉलेट कर रहे हो, तो इस केस में आप उनको छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ मतलब एक एक्शन लिया जा सकता है। मतलब ओके, तो इस तरह का मतलब फरमान मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो जारी कर सकता है। दूसरा मैंडेमस, मैंडेमस के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक तरह की कमांड है। ये कौन इशू करता है? आपका कोर्ट इशू करेगा। किसको? पब्लिक ऑफिसर को। ध्यान रखिए ये जो रेट है वो पब्लिक ऑफिसर को होती है, और जो आपका पहली रेट थी हैबिस कॉर्पस, वो भी एक तरह से पब्लिक ऑफिसर को यूज हो मतलब इशू होगा। अगर किसी ने किसी इलीगल तरीके से किसी व्यक्ति को डिटेन किया है, मतलब पकड़ लिया है, उसके फंडामेंटल राइट्स को मतलब हनन किया जा रहा है, तो इस केस में हैबिस कॉर्पस को रिलीज किया जा सकता है। इसे और मैंडेमस भी एक तरह से हैबिस कॉर्पस का ही पार्ट है।
ओके। नाउ दूसरा है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन समझ सकते हैं जैसे कि रोकना किसी को। तो कुल मिला के जो बड़े कोर्ट है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट आपके लोअर कोर्ट्स को, ओके। तो इसका मतलब है कि ये इशू किया जाता है किसके द्वारा, मतलब जो कोर्ट्स होते हैं बड़े कोर्ट, नो नॉट हाई ओनली हाई कोर्ट, जो कोर्ट्स होते हैं, ओके, जो अपर कोर्ट्स हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इस केस में मतलब कुल मिला के ये आपकी लिमिट में नहीं है, कुछ भी तरह से। तो इस तरह का जो फरमान है वो जारी किया जाता है किसके थ्रू, आपके जो अपर कोर्ट के थ्रू, इसको लोअर कोर्ट्स को। इसी तरह से आपका अगला आता है सर्यूटरी। तो सर्यूटरी का मतलब है कि ये भी एक तरह से मतलब जो अपर कोर्ट्स है वो लोअर कोर्ट्स को क्या करते हैं, मतलब एक तरह से फरमान जारी करता है। वो बोलते हैं कि जो आपके यहाँ पे पेंडिंग केस है वो हमारे यहाँ भेज दो, काफ़ी टाइम आपको हो चुका है, ओके। ओके, सो ये लास्ट आपकी रेट है, दैट्स कॉल्ड क्यूरो वारंटो। तो क्यूरो वारंटो के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो कोर्ट्स है वो जो आपकी लेगिलिटी होती है उसको मतलब चेक कर सकता है कि सपोज किसी पर्सन ने बोल दिया कि इस पब्लिक ऑफिसर ने ये किया है, तो उसको चेक करना, ओके। ये भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का या फिर जो हाई कोर्ट का एक तरह से राइट होता है। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपका सिटीजनशिप और आपका यूनियन टेरिटरीज को, ओके। एंड ये आपकी फर्स्ट वीडियो, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर लीजिए। तो इसी के साथ हैव ए गुड लक एंड गुड डे, बाय।